नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज में, जहां खबरें मिलती हैं बिना शोर शराबे के और सवाल उठते हैं बिना डर के। दोस्तों, एक ऐसा दिन जब मुंबई की रौनक अचानक डर और सवालों के घेरे में आ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिक्षक मोटिवेटर जिसने अपनी जिंदगी को समाज बदलने के नाम पर समर्पित किया था, अचानक कैसे बच्चों के हॉस्टेज टकराव में बदल सकता है? क्यों एक ऐसा आदमी जिसने स्वच्छता शिक्षा के लिए बड़े दावे किए थे, अचानक 17 बच्चों को एक स्टूडियो में बंद कर लेता है? उसके पीछे क्या दर्द कहानी थी? क्या यह सिर्फ एक मानसिक टूट फूट थी या कहीं कुछ बहुत बड़ी चूक? और क्या पुलिस की कार्रवाई वास्तव में अनिवार्य थी या कहीं हाथ से नियंत्रण निकल गया था? इन सभी सवालों के जवाब आज हम सामने लाने जा रहे हैं पूरी सच्चाई के साथ। मुंबई के पवई इलाके में स्थित आर्य स्टूडियो नामक स्टूडियो में 30 अक्टूबर 2025 को एक भयावह हॉस्टेज घटना हुई। आरोपी रोहित आर्या ने 17 बच्चों और 2 वयस्कों को यहां बंद कर लिया। पुलिस सोशल मीडिया पर वीडियो में आर्या ने कहा, मैं रोहित आर्य हूं, मैंने खुदकुशी की बजाय यह कदम उठाया है। मेरे बहुत बड़े धन की मांग नहीं है, सिर्फ कुछ सवाल हैं, सिर्फ बातचीत करनी है। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह स्टूडियो जलाने या बच्चों को नुकसान पहुंचाने तक जा सकते हैं। पुलिस ने करीब 2 घंटे तक बातचीत की, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर दिखी तो उन्हें अंदर जाना पड़ा। एंटी हॉस्टेज टीम ने प्रवेश किया, गोलीबारी हुई और आर्या सीने में गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। सभी बच्चे सुरक्षित पाए गए। यह प्रकरण सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि जब व्यक्तिगत उम्मीदें टूटे और सिस्टम जवाब न दे तो क्या क्या हो सकता है। जानते हैं कि रोहित आर्य कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या है। रोहित आर्य मूल रूप से पुणे निवासी थे। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र से शुरुआत की, बाद में खुद को सोशल एंटरप्रेन्योर और फिल्म मेकर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 2013 में प्रोजेक्ट लेट्स चेंज नामक पहल शुरू की, जिसमें उन्होंने फिल्म बनाई और स्कूल बच्चों को स्वच्छता प्रेरणा देना चाहा। इसके बाद उनका कार्यक्रम स्वच्छता मॉनिटर बना, जिसमें बच्चों को स्वच्छता मॉनिटर बनाया जाना था। स्कूलों में लिटरिंग, थूकने जैसी हरकतों को रोकने और उन्हें दर्ज करने का काम। उन्होंने एक निजी कंपनी बनाई थी, अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क नाम से, जिसकी पहल थी इस स्वच्छता प्रोजेक्ट को चलाना। तो ये कोई बदमाश बैकग्राउंड वाला नहीं व्यक्ति था, बल्कि किसी तरह सामाजिक बदलाव का श्रेय लेने वाला, योजनाएं बनाने वाला व्यक्ति था। लेकिन इसी रास्ते में चीजें बिगड़ गईं। वर्ष 2022-23 में रोहित आर्य की स्वच्छता मॉनिटर योजना को माझी शाला, सुंदर शाला कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इसके लिए चरण आइन के तहत लगभग 2 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ था। आर्य का दावा है कि उन्हें इस राशि का भुगतान नहीं मिला या उनकी कंपनी को आगे का काम चलाने के लिए संसाधन नहीं दिए गए। शिक्षा विभाग का कहना था कि आर्य द्वारा प्रस्तुत इनवॉइस अस्वीकार्य था, विवरण पूरी नहीं था, और यह भी पाया गया कि उन्होंने स्कूलों से पंजीकरण शुल्क 500 रुपए प्रति स्कूल तक जमा लिए थे, जबकि इसके लिए आधिकारिक अनुमति नहीं थी। इस विवाद के चलते आर्य ने कई बार भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए, विशेषकर पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के घर व ऑफिस के सामने। तो स्थिति स्पष्ट है, एक तरफ था निजी व्यक्ति जिसने सामाजिक परियोजनाएं चलाना चाही, दूसरी तरफ था विभागीय तंत्र जिसने उसे पुरस्कृत या समर्थन नहीं किया। यह द्वंद्व अंततः बेहद खतरनाक रूप ले गया। यहां समझना जरूरी है कि कैसे रोजमर्रा का संघर्ष एक उग्र घटना में बदल गया। आर्य ने दावा किया था कि उन्हें मोरल और एथिकल मांगे थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें कभी मना करने का कि उन्हें मांगे थी करने के लिए लाखों रुपये नहीं चाहिए, अन्याय का जवाब चाहिए। लेकिन इस बीच उनकी गतिविधियां भी विवादित थी, जैसे रेंट, मकान विवाद, व्यवहार विवाद आदि। अंत में उन्होंने बच्चों को ऑडिशन के नाम पर स्टूडियो बुलाया, वहां 17 होस्टेज में लिए गए। उन्होंने स्टूडियो में मोशन सेंसर, सीसीटीवी कैमरे, लॉकिंग सिस्टम, एक एयर गन और कुछ केमिकल्स भी जमा कर रखे थे। यह सब तैयारी बताती है कि यह अचानक नहीं था। वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया था, जहां उन्होंने कहा था, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, मैं आतंकवादी नहीं हूं आदि। ये साफ संकेत देते हैं कि नंबरमान ये सिर्फ एक उन्माद या अचानक अपराध नहीं था, बल्कि लगातार व्यथा, दबाव, निराशा और जवाब न मिलने का परिणाम था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को खतरे में डालना सही हुआ, बिल्कुल नहीं। यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ है, कैसे एक व्यक्ति जिसे शिक्षक, मोटिवेटर,
सोशल एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता था, अचानक अपराधी श्रेणी में आ गया। आइए देखें। पहले चरण में रोहित आर्य ने शिक्षा एवं स्वच्छता के क्षेत्र में काम किया, लेकिन जब उसे विभाग से समर्थन और भुगतान नहीं मिले तो उसने विरोध शुरू किया। विरोध का स्वरूप धीरे धीरे बढ़ा, भूख हड़ताल, प्रदर्शन, मीडिया बयान। फिर उसने निर्णय लिया कि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, इसीलिए उसने अत्यधिक कदम उठाया। बच्चों को स्टूडियो में बंद करना, हॉस्टेज लेना। इस कदम ने तत्काल उसे कानून के नजरिए से अपराधी बना दिया। अपहरण, हॉस्टेज, धमकी, बच्चों के जीवन के साथ छेड़छाड़। पुलिस ने उसे लालाकू रूप में देखा। उसने एयरगन, कैमरे और प्रतिबंध लगाए थे। हॉस्टेज स्थिति खतरनाक थी। उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हुई। इस तरह व्यक्ति की व्यथा, संघर्ष और निराशा ने उसे एक अपराध की प्रवृत्ति की ओर धकेला, जहां उसने अपने प्रति न्याय पाने के लिए सिस्टम को चुनौती दी। लेकिन वो चुनौती बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा की कीमत पर बन गई। जब मामला फैल गया तब मुंबई पुलिस ने 2 घंटे से अधिक बातचीत की, लेकिन जब स्थिति अनियंत्रित हुई तो उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया। आर्य ने कथित रूप से गन से गोली चलाई थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आर्य घायल हो गया। लेकिन इसके बाद कई सवाल उठे। क्या पुलिस के पास और विकल्प थे? क्या आर्य को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता था? कुछ वकीलों ने इसे फेक एनकाउंटर कहकर न्यायिक जांच डिमांडेड की है। बच्चों को जोखिम में डालने वाला कौन है, आर्य या वह पर्यावरण जिसमें वह टूट गया? अगर आर्य के दावे सही होते तो क्या सिस्टम ने एक समय पर उसे सुना? अगर सुना होता तो क्या यह त्रासदी होती? यह सवाल अभी भी प्रशासन, न्यायपालिका और आम नागरिकों के सामने है। आर्य ने 2 करोड़ रुपए का भुगतान और काम का श्रेय नहीं मिलने की बात कही। जब सिस्टम ने कहा तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार्य है तथा तुम स्कूलों से फीस ले रहे हो बिना अनुमति, तब विषम स्थिति बना रहे हैं गई। आर्य को यह लगा कि उनके विचारों को हप्पा गया, उन्हें श्रेय नहीं मिला, उन्हें सिस्टम ने छोड़ दिया। मानव मन में जब भावना, मूल्य, श्रम का मान नहीं मिलता, वहां टूटन की संभावना बन जाती है। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि आर्य को न सिर्फ आर्थिक दबाव था बल्कि सामाजिक, मानसिक टूट भी था। नियंत्रण महसूस न होना और मेरी बात नहीं सुनी जा रही की अनुभूति, इनसे व्यक्ति चरम स्थिति की ओर जा सकता है। यह कोई अचानक कार्रवाई नहीं थी। आर्य ने मोशन सेंसर्स, कैमरों, एयरगन और अन्य तकनीकी उपकरण लगाए थे। इसने यह संकेत दिया कि यह सिर्फ आवेगात्मक कार्रवाई नहीं थी बल्कि ठोस योजना थी जो अपराध की श्रेणी में आती है। जब आपने बच्चों को स्टूडियो में बुलाया, उन्हें ऑडिशन का भरोसा दिया और फिर हॉस्टेज बना लिया, यहां सामाजिक, नैतिक और कानूनी सारे पैमानों पर बड़ी चूक हुई। इस चूक ने अपराध को मात्र व्यक्तिगत आक्रोश से आगे सामाजिक खतरे में बदल दिया। अब 2 बातें हैं। पहली, व्यक्ति के संघर्ष को समझना जरूरी है। रोहित आर्य का संघर्ष, उनकी व्यथा, उनकी मांगे, ये सब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जब सिस्टम ने जवाब नहीं दिया तो वह सबसे खतरनाक ग्राहक बन सकता है। दूसरी, सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे संकेतों को समय पर पहचाने। यदि किसी व्यक्ति का सामाजिक रोजगार, परियोजना, काम अचानक विवाद में फंस जाए तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति टूट जाए तो समाज को नुकसान होता है। लेकिन इस बात से यह बात बदल नहीं जाती कि बच्चों की सुरक्षा, कानून का उल्लंघन, आतंक का भय, यह सब क्षम्य नहीं है। आर्य ने जो कदम उठाया वो समाज, कानून और बच्चों की नींव पर खतरनाक हमला था। आज हम समझ पाए हैं कि कैसे एक शिक्षक उद्यमी से होकर समाज सेवा की राह से निकलकर वह उस मुकाम पर पहुंच गया जहां उदाहरण बदल गया, कहानी थम गई और हमारे सामने एक भयावह सच खचा हो गया। यदि हम इन घटनाओं से यह सीख लें कि बड़ाई पर सुनवाई, न्याय और सहारा कितना महत्वपूर्ण है, शायद हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ रोहित आर्य की कहानी नहीं है, यह संकेत है कि जब सामाजिक विश्वास टूटता है तब क्या हो सकता है। हम आगे बने रहेंगे इस प्रकरण की अपडेट्स के साथ। तब तक इस रिपोर्ट के साथ इतना ही कहूंगा, सिर्फ जानकारी ही शक्ति है, लेकिन समझ ही बदलाव लाती है। आप सुरक्षित रहें, जागरूक रहें